Hello friends and welcome back to our YouTube channel UPSC Study Circle by Saurabh. As we have discussed yesterday's topic, that is G7, importance of or significance of G7 for India. So you all have given a great response on that video. So today I came with the new topic, that is domestic violence against women. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द यस्टरडेज MCQ. आपने जो कल 5 MCQ आपको जो मैंने दिया था उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स किया था, लेकिन कुछ लोगों के आंसर सही थे, कुछ लोगों के आंसर गलत थे. तो हम आज सबसे पहले तो वो कल के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक डीप नॉलेज हो सके, डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके उन क्वेश्चंस के ऊपर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. कल के पहले क्वेश्चन से दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी. तो आपको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछ क्या रहा है. नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, नॉट करेक्ट बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, नॉट करेक्ट बोल रहा है. तो सी जो है ये करेक्ट नहीं है. क्यों सी करेक्ट क्यों नहीं है भैया, ये तीनों करेक्ट क्यों है, ए बी और डी. तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रेसिडेंट कभी भी अगर प्रोक्लेम करता है नेशनल इमरजेंसी को तो वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के रिकमेंडेशन के ऊपर ही करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट असल में तो प्रेसिडेंट है लेकिन उसके पास कोई ऐसी खास पावर है नहीं. वो हमेशा कठपुतली की तरह ही जो भी पार्लियामेंट में जो भी कैबिनेट बनाई जाती है तो उनके रिकमेंडेशन पे ही 90 से 99% काम तो उनके रिकमेंडेशन पे ही करते हैं. एक आधा परसेंट कुछ एक काम है जैसे वीटो है तो ये खुद से कर लेते हैं, तो इनके पास कोई खासा पावर है नहीं वैसे. तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड. हाँ एक्सटेंड हो सकता है, हर 6 महीने पे एक्सटेंड हो सकता है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि एक पार्टी जो है, एक कोई भी जो हाउस है हमारा, उनकी तरफ से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और दोनों हाउसेस को उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तो ही जाके ये एक्सटेंड हो सकता है. और एक और पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए जैसे ही प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया तो 1 महीने के अंदर दोनों ही हाउस की तरफ से ये अप्रूव हो जाना चाहिए. अगर अप्रूव नहीं होगा तो 1 महीने के बाद वो हमारी इमरजेंसी हट जाएगी. देखिए ये सी पॉइंट हमारा गलत क्यों है, क्योंकि ये सी पॉइंट ये बोल रहा है कि दोनों ही हाउसेस की तरफ से पास होना चाहिए. नहीं, दोनों हाउस की तरफ से पास नहीं होना चाहिए. ये बस एक हाउस को कोई भी एक हाउस, राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी एक हाउस पास कर दे और फिर दोनों हाउस इसको अप्रूव कर दे तो बस भैया हो गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है. जो डी पॉइंट है हमारा, ये रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. तो हाँ भैया, जब प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर सकता है तो प्रेसिडेंट ही रिकमेंडेशन पे, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे हटा भी सकता है. क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो थर्ड क्वेश्चन था. ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है. जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम. तो देखिए फर्स्ट सही है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड जो है, ये जो राइट टू असेंबल पीसफुली और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों सही है, ये दोनों आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं. और जो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये भी सही है. लेकिन आर्टिकल 3 जो है हमारा, ये गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में साफ साफ कह दिया था कि कोई भी जो भी ट्रेड यूनियंस है उनको कोई भी पावर नहीं है, कोई भी इफेक्टिव बार्गेन या राइट टू स्ट्राइक का कोई भी राइट नहीं है. तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये साफ साफ गलत हो गया. तो हमारा आंसर हो गया सी. जो हमारा थर्ड का आंसर हो गया वो हो गया हमारा सी. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अरे यार ये क्या हो रहा है, इफ़ इंडिया डिसाइडेड टू सी टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज बाय द पार्लियामेंट. तो देखिए आर्टिकल 2 जो है, ये आर्टिकल 2 ये बोलता है कि अगर हमें किसी और देश का कोई पार्ट हमें अपने देश के अंदर लेना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 का यूज़ होता है. और सेकंड जो ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 3, ये इंटरनल मैटर के लिए, अंदरूनी विवादों के लिए, जैसे कि हमें घर के अंदर ही, देश के अंदर ही कोई हमें किसी स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, किसी 2 स्टेट को 1 पार्ट बनाना है, किसी 10 स्टेट को 1 पार्ट बनाना है, तो हम उसके लिए हम आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं हमेशा. तो आर्टिकल 3 जो है, मतलब आर्टिकल 368 जो है, इसको यूज़ करते हैं हम सीड करने के लिए. देखिए अभी रिसेंटली क्या 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, आपको पता होगा कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुआ था, स्वाइप किया था हमने, टेरिटरी को स्वाइप किया था बांग्लादेश के साथ. ये 2015 में हुआ था. कब हुआ था, 2015 में हुआ था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसमें क्या किया था, बांग्लादेश के साथ टेरिटरी स्वाइप किया था हमने.
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये क्या होता है, ये अगर हमें किसी भी अपने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ बोल दिया था कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं सीट करने का, इंडियन टेरिटरी को फॉरेन नेशन को देने का कोई भी पावर नहीं है। अगर आपको कोई भी स्वाइप करना है या फिर अपने देश को सीट करना है, किसी और फॉरेन कंट्री को देना है अपना कोई पार्ट, तो उसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होना ही चाहिए, बिना अमेंडमेंट के नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सीबीआई के बारे में। मैंने आपसे ये पूछा था कल, सीबीआई के बारे में कुछ बताइए भैया, किसी ने कुछ नहीं बताया। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा सीबीआई है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है कि ना ही ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती है तो वो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सो कम ऑन फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इसको इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। तो जैसा कि हमें पता है कि देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये इंडिया में एंडेमिक का नाम भी मिल चुका है इसको। अराउंड 70% जो वुमन है हमारे वर्ल्ड की, जो हमारे इंडिया की जो 70% वुमन है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट भी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे देश के अंदर, फिर भी 70% वुमन जो है इसकी विक्टिम बन जाती है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। तो अब हम जानते हैं कि इसके फॉर्म्स क्या है, ये फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। फिज़िकल इंजरी, अब इमोशनल अब्यूज़ और सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए क्या है कि फिज़िकल इंजरी, अब क्या होता है कि डाउरी के केसेस में और कई सारे इस टाइप के केसेस में क्या करते हैं लोग जो होते हैं, ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे देश में, उसके कारण क्या होता है कि ये औरतों को, जो लेडीज़ जो शादीशुदा आती है, उनको मारते हैं, उनको उनके ऊपर हाथ पैर चलाते हैं, झापड़ मारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। इसके खिलाफ कई सारे एक्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन देखिए, हस्बैंड क्रुएलिटी एक्ट बनाया गया है, ये शायद 1988 का है, लेकिन फिर भी इसके इन चीज़ों के होने के बावजूद ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लॉ लाने पड़ेंगे, ये हम आगे बात करेंगे। इमोशनल अब्यूज़ भी है, गालियाँ दी जाती हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे अब्यूज़ किया जाता है औरतों को, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो हमें इन चीज़ों को वैसे तो हम अभी इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, अभी डोमेस्टिक वायलेंस अभी जो पैंडेमिक फैला है कोरोना, आप ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोरोना के कारण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि वुमेन वेलफेयर कमीशन, ये एक कमीशन है, इसके एक्ट के तहत टू फोल्ड बढ़ गया। टू फोल्ड का मतलब क्या होता है? 100%, इसका जो 100% के केसेस बढ़ गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। और साथ में एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग जो भी 3 कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं आज के टाइम पे, उनमें से एक कॉल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आ रहा है। तो आप ये 2 पॉइंट भी ऐड अप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि डॉरी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है कि हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या है कि मर्द सोचते हैं कि कई मतलब आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि आप देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड होने के बाद भी उनकी बहुत ही पुरानी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, उसके कारण वो डॉरी और इन चीज़ों का डिमांड करते हैं। नहीं आने के कारण औरतों को मारना पीटना शुरू कर देते। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पैट्रियार्कल हाउस होल्ड। देखिए, पैट्रियार्कल हाउस होल्ड के कारण डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर लेडीज़ चाहती हैं, अगर औरतें चाहती हैं कि मैं भी काम करूं, मैं भी किसी ऑफिस में जाऊं, और मतलब कहीं ना कहीं वो उनका ये माइंड सेट होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने घर को सपोर्ट करें, हम अपनी मतलब हमारी जो इच्छा है वो पूरी करें। लेकिन ये पैट्रियार्कल हाउस होल्ड जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं घर वाले ही मना कर देते हैं, नहीं तुम औरत हो, तुम बच्चों को संभालो, ये वो। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, ये एक लेजिटिमेट क्राइम बन चुका है। इसके खिलाफ कंप्लेन भी होती है कई जगह होती है, कई पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन होती है। लेकिन क्या है, घर वाले रोक देते हैं, कहीं ना कहीं मम्मी पापा रोक देते हैं, हमारे मतलब लड़कियों के मम्मी पापा की चलो इतना तो चलता है, ससुराल है तुम्हारा। तो यार ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें घर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई लेडीज़, कोई लड़की क्या करेगी भाई? अब घर वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो इसके खिलाफ मेजर क्या क्या मेजर्स है, आखिर इसको टैकल करने के लिए मेजर क्या क्या लिए गए हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक एक्ट है। ये एक्ट के होने के बावजूद भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट बनाया है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब क्राइम हो ही रहे हैं, क्राइम रुक नहीं रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए, सरकार को, पार्लियामेंट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड चल रहा है, लेकिन इसके कारण क्या है, कई सारे ऐसे डेटास आ नहीं पा रहे। अगर आपको डेटा पता चलेंगे तो आप बहुत ही घबरा जाएंगे कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अभी न्यूज़ वाले सारे के सारे कोरोना के पीछे पड़े हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर अगर कहीं ना कहीं कोई डेटा आएगा तो बहुत ही घबरा देने वाले डेटा सामने नज़र आएंगे। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या है, देखिए क्या है, वुमन को डिस्ट्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है वुमन्स। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके कारण मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ भी कर नहीं पाती, कुछ भी सोच नहीं पाती, सुसाइडल टेंडेंसीज बन जाती हैं उनके अंदर, और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है इनके अंदर। जो है क्या है कि अगर खुश नहीं रहेंगी तो इनकी तबीयत ख़राब रहेगी। अब तबीयत ख़राब रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मिसकैरेज हो सकता है, मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज बनती जाएगी, होमिसाइड, मेंटल मोर्टेलिटी, बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसके। नेगेटिव पब्लिक हेल्थ कंसिक्वेंसेस, अब देखिए, अब अगर कोई औरत अपने दिमागी तौर से सही नहीं है तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टुवर्ड्स वुमन इज़ अ ह्यूमन राइट वायलेशन एज वेल एज एन इलीगल एक्ट अंडर इंडियन लॉ। हाँ, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और एक इलीगल एक्ट भी है, लेकिन फिर भी यार ये रुक कहाँ रहा है, इसको रोकना तो पड़ेगा। इसको रोकने के लिए देखिए, हम बोलते तो रहते हैं कि ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, हम इतने सारे नारे लाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि लड़कियों को फ़ौज में शामिल करो, लड़कियों को वहाँ शामिल करो, लेकिन जब तक ये डोमेस्टिक वायलेंस हम अपने घर को नहीं रोकेंगे, हम अपने घर को नहीं बचा सकते, तब तक ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी कैसे यार। तो हमें देखिए, हमें ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे आसपास में अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम उसको रोकें, हम उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करें, समझाएं सामने वाले को। जब तक हम नहीं समझाएंगे, जब तक हम सोसाइटी को मैसेज नहीं देंगे, तब तक कैसे यार, वो कैसे सुधरेंगे। तो अगर आपको कभी भी प्लीज़, अगर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो आप उसको प्लीज़ रोकने के लिए कोई इनिशिएटिव लें, अपना पॉजिटिव माइंडसेट लें। क्योंकि अगर आप लेंगे, आप फ्यूचर के ऑफिसर हैं, अगर आप अगर अपना पॉजिटिव माइंडसेट दिखाएंगे, आप कोई इनिशिएटिव लेंगे, तभी और लोग सुधरेंगे। तो फाइनली कंक्लूज़न क्या है, तो देखिए, मैंने जैसा कि बोला, गवर्नमेंट को सच्ची में कोई ना कोई स्ट्रिंजेंट लॉज के साथ आना चाहिए। गवर्नमेंट आ ही नहीं रही। तो गवर्नमेंट प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ करिए। बस थाली पीटने और लाइट जलाने से, फ्लैश लाइट जलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करिए भैया। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ बोथ अ राइट एंड स्मार्ट इकोनॉमिक। देखिए, ये तो हम सबको पता है, ना चाहते हुए भी इसको मानना पड़ेगा हमें कि लड़कियां कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो आपको, अगर हमें अपने देश को अगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रूप से भी अगर मजबूत करना है तो लड़कियों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो चलिए, फाइनल पॉइंट आता है हमारा। फाइनल पॉइंट ये है कि एम्पावरिंग वुमन इज़ एम्पावरिंग सोसाइटी बेटर। वुमन मेक बेटर होम एंड अ बेटर सोसाइटी। तो हाँ, अगर आप औरतों को सही से रखेंगे, लड़कियों को सही से रखेंगे, तो घर भी अच्छा रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, और सोसाइटी भी बदलेगी, सोसाइटी बहुत ज़्यादा बदलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन भी ख़त्म हुआ। तो चलिए, आज के हम 5 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते। देखिए, कल मैं आपके लिए लेके आया था पॉलिटी के क्वेश्चंस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री क्वेश्चन। मैं डेली आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आप अलग अलग क्वेश्चंस लगाएं, पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ सीखें। और अगर ये मेरे साथ डेली आप 5 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे, आप देना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी। फर्स्ट पॉइंट है, द आइडिया ऑफ INA वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मोहन सिंह, एन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, रिक्रूट्स were sought only from Indian prisoner of war and ex-army men in British forces. थर्ड पॉइंट हमारा, INA was headquartered in Calcutta। तो सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन प्रपोजल 1941। तो हमको पता है कि क्रिप्स मिशन 1941 में आया था। तो इट outrightly rejected the demand for a separate Pakistan put forward by Muslim League. It second point है हमारा, it proposed that a constitution making body after the Second World War would be set up। तो इसके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both या none। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
It provided an all-India federation. It provided for the abolition of diarchy at the provincial level. It provided residuary power to the viceroy 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Or fourth question, I consider following statement about 1937 election. Only provincial elections were held and no elections were held at the federal level. Congress ministries were formed in all the provinces except Bengal and Punjab. आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कोल्ड लोक अहितवादी। लोक अहितवादी, ये नामों का आप ध्यान रखना, जो भी ये कौन क्या कहलाते, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेना अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है यहीं पे। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि प्लीज़, मैं देखें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको पता भी नहीं है कि मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं ये वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मुझे मज़ा आता रहे ये वीडियो बनाने में। आप सभी को मैं ये बता देना चाहूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता चल रहा है, मैं किसी भी वीडियो पे खड़े होकर बुराइयाँ तो कर सकता हूँ, लेकिन खुद वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो कुछ भी चाहिए अगर आपको, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे नंबर पे, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, विद इन 1 डे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपका जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आप आंसर लिखें, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।